all, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आया हूँ पीरियोडिक टेस्ट, जिसकी प्रिपरेशन मैं पिछले 3 वीडियोस में कराया था, लाइव स्ट्रीमिंग की थी और कोशिश किया था कि पैंडास कवर हो जाए, लेकिन लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ये एक यूनिट टेस्ट कह लीजिए, पीरियोडिक टेस्ट कह लीजिए, उसका एक सैम्पल पेपर कह लीजिए आपके लिए। और उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। क्या क्या क्वेश्चंस दिए थे हमने अपने अपने स्कूल के बच्चों को, मैंने ये यूनिट टेस्ट दिया था और उसका क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर हैं क्वेश्चंस के, हम लोग करते हैं इसे। और दूसरे बच्चों के लिए एक हेल्प यहाँ पर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जिससे उनको पता चल जाए कि क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं ओवरऑल पैंडास से, सीरीज और डाटा फ्रेम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें दिए गए इस पेपर के अंदर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ये आपका है क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इज ए pandas डाटा स्ट्रक्चर that represents a one dimensional array like object of indexed data। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर इंडेक्स डेटा जो pandas स्ट्रक्चर है। 1D आपको बिल्कुल पता होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए। इसको मैं आंसर आपके सामने रिवील करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ और इसे मैं इस कलर में दे देता हूँ और इसका बैकग्राउंड आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं या बैकग्राउंड में नो कलर कर दीजिए, बट बैकग्राउंड में कलर देंगे थोड़ा सा हाईलाइट रहेगा। आंसर पता चल रहा है स्पष्ट रूप से, सीरीज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि ये आपके सामने एक सीरीज दी है S1, जिसके ये इंडेक्स वैल्यूज हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और इसके ये मंथ्स में हाउ मेनी डेज आर देयर, दिस इज गिवन। राइट ए कमांड टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में कितने दिन होंगे उसे डिस्प्ले करने के लिए 31 आना चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या कमांड होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। यस, तो दिस इज प्रिंट S1 ऑफ मार्च। यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, ठीक है, या आप सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं। सिंगल कोट में लिखें, डबल कोट में लिखें, कोई बात नहीं। S1 ऑफ मार्च भी लिख सकते हैं, S1 ऑफ 0, 1, 2 भी लिख सकते हैं। देन ऑल्सो इट विल डिस्प्ले 31। ओके, आंसर हो जाएगा। आइटररोज फंक्शन क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ आइटररोज फंक्शन इन pandas। pandas में आपने पढ़ा होगा आइटररोज और आइटम फंक्शन। आइटररोज क्या करता है, एक सीरीज क्रिएट करता है, हर रो के लिए एक सीरीज हो जाती है, उसका इंडेक्स नंबर सीरीज की हेडिंग बन जाती है। आप देख सकते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर है। सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द आइटररोज मेथड और फंक्शन, जो भी आप कह लें, ये क्या होता है। इसके लिए यहाँ से देखिए आंसर, मेथड जनरेट्स एन इटरेटर ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटा फ्रेम allowing us to iterate each row in the data frame। हर रो पर इटरेशन होता है। each iteration produces an index object and a row object। एक तो ये इंडेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और एक रो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इंडेक्स किस वेरिएबल में, एक वेरिएबल में इंडेक्स और दूसरे वेरिएबल में कंप्लीट रो। कंप्लीट रो विल बी इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। कोई भी डेटा फ्रेम इस तरह से आप इटरेट कर सकते हैं रो वाइज। कॉलम वाइज इटरेट करना है तो आइटर आइटम्स, ठीक है, वहां पर कॉलम की हेडिंग क्या बन जाती है, इंडेक्स बन जाती है, और पूरी कॉलम जो है वो दैट बिकम्स द रो एंड इट इज आल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। यू कैन go and see this functions utility on my videos on data frames. Now, fourth question, in pandas data frame, dash attribute returns an int representing the number of elements in this object, and dash attribute returns the tuple representing the dimensionality of the data frame। That means कौन सा attribute ऐसा है जो डाटा फ्रेम में कितने एलिमेंट्स हैं उसको रिटर्न करता है। ऑब्वियसली साइज आना चाहिए,
और कौन सा एट्रीब्यूट है जो रिटर्न करता है टपल के फॉर्म में उसका डायमेंशन, लाइक 3/4, 3 रो और 4 कॉलम्स हैं तो 3,4 विद इन ब्रैकेट रिटर्न करेगा। तो इसका आंसर आप देखिए क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए सी, साइज एंड शेप। तो साइज यहां पर आ जाएगा, शेप यहां पर आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन। Assume there is a series S1 having data elements 11, 12 and 13 respectively. Programmer Alok wrote print S1 plus 2 in his Python program. Python IDLE पर लिखा उसने, Python प्रोग्राम में लिखा। तो स्टेटमेंट 1 लिखता है कि a series will data elements as will give, यहाँ मैं लिख देता, डेटा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 13, 14 एंड 15। 11 प्लस 2 13, 12 प्लस 2 14 एंड 13 प्लस 2 15। स्टेटमेंट 2 कहता है सीरीज सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, सीरीज वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट करता है। तो स्टेटमेंट दिए हुए, इनके बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। यहाँ जो डार्क एरिया है और इनका हमें आंसर करना है। पहली लाइन में दिखाता हूँ आपको। सपोज दिस इज ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, केवल स्टेटमेंट 1 ट्रू है। यहां पर आता है ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, क्या दूसरा ट्रू है? तीसरा देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट रीजनिंग ऑफ स्टेटमेंट 1। 2 जो है सीरीज सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, ये एक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं है, हालांकि दोनों स्टेटमेंट सही है। यहां पर क्या है, सॉरी, both statement 1 and 2 are true and statement 2 is the correct reasoning of the statements। ठीक है। स्टेटमेंट 1 की रीजनिंग ऐसा क्यों आया 13, 14, 15 S1 प्लस 2 करने पर, S1 के एलिमेंट्स ये थे, उसमें 2 करोगे तो ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट करता है सीरीज और डाटा फ्रेम, इसलिए इसमें सभी एलिमेंट्स में 2 प्लस हो जाएगा जैसा कि ये हुआ है। और ऐसा केस लिस्ट में नहीं था, लिस्ट डज नॉट सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, इसलिए इसका जो आंसर है बेटा ये होना चाहिए। ठीक है, डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए आप, इंपोर्ट pandas as pd1 p1 numpy as np, a1 is equal to np dot arrange 2, 11, 2। एक सीरीज बनेगी, a1 में आ जाएगी, इससे आपने एक सीरीज बना लिया, ये a1 में एक एरे आ गया जिसके एलिमेंट्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 11 स्टॉपिंग इंडेक्स है। S1 बना, इससे एक सीरीज बनाई इस एरे से, और यहाँ पर एलिमेंट्स के जो इंडेक्सेज हैं ए बी सी डी ई लिख दिया, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको दिख रहा है ऑटोमेटिकली, और सामने ये लिस्ट में कन्वर्ट किया गया तो इट विल बिकम सेपरेट ए बी सी डी ई, 5 इंडेक्स। जबकि आप देखें वैल्यू कितनी है इसमें 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर 5 वैल्यू भी है और 5 इंडेक्स भी हो गई। प्रिंट S1 डॉट एन डिम, S1 डॉट एन डिम करने पर कितने नंबर ऑफ डायमेंशन सीरीज में होते हैं आपको पता है, एक डायमेंशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि इट विल प्रिंट आउटपुट एज 1, बिल्कुल एन डिम का आंसर क्या देगा 1 देगा, सही बात है। स्टेटमेंट 2 आपका क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 कहता है सीरीज इज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। Yes, correct, because it is one dimensional data structure, that is why ndim function is returning true। इसमें भी आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है सेकेंड वाला कि सीरीज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, ये भी बात सही है। तो इसका भी आपको डी पार्ट आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, या इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, येलो कलर से कर सकते हैं, किसी कलर से आप कर सकते हैं, लाइक ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से कुछ कर देता हूँ, जो आंसर है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन इज अमन, रिया एंड नेहा आर इन्वॉल्व इन ग्रुप डिस्कशन। All 3 students are representing below statements.
सीरीज इज ए वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल सही है, अमन ने कहा। रिया कहती है सीरीज कैन हैव ओनली डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 एंड सो ऑन, thus these indexes cannot be customized। ये तो भाई स्टेटमेंट रिया का सही है कि गलत है, आप सोचिए। यस, बिल्कुल गलत है। सीरीज के डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 होते हैं, इट कैन हैव, लेकिन ये जो ओनली लगा दिया है इसकी वजह से ये फैक्ट रॉन्ग हो रहा है। और ये भी साथ में अटैच कर रहा है कि इंडेक्सेस कैन नॉट बी कस्टमाइज्ड। आप इंडेक्सेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो रिया का स्टेटमेंट हो रहा है गलत बेटा। नेहा क्या कह रहे, साइज ऑफ द सीरीज इज इम्यूटेबल, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दस इट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस डिक्लेयर्ड। अगर आपका रीडिक्लेयर करते हो, आप साइज चेंज करते हो किसी भी सीरीज का, तो क्या होता है, वो उसके अगेंस्ट एक नया एरे मेमोरी अलोकेट करता है। वो इंटरनल फंक्शन है जिसे हम बाहर से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। बट इट इज द कॉन्सेप्ट दैट सीरीज साइज इज इम्यूटेबल। अगर आप उसे चेंज करते हैं तो वो वहां पर चेंज नहीं होता, वो एक दूसरी मेमोरी सेल को ऑक्यूपाई करता है, दैट इज वाई इम्यूटेबल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट विच स्टूडेंट इज रिप्रेजेंटिंग रॉन्ग फैक्ट्स। यहाँ पर आपको मैं ये पहले नो कलर कर देता हूँ, मैंने नो कलर कर दिया। अमन रॉन्ग है, या अमन एंड रिया रॉन्ग है, या नेहा रॉन्ग है, या रिया रॉन्ग है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि कौन गलत है, किसने गलत रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था रिया ने किया है गलत, इसलिए इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूं, और आपका आंसर होता है ये रिया, पार्ट डी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। ये एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, इसमें ए से लेकर के ई तक कोई 4 पार्ट करने हैं आपको। तो ए पार्ट क्या है कि ये जो आपका आउटपुट दिख रहा है इसके लिए एक कमांड लिखनी है, सो दैट द सेम आउटपुट शुड अपीयर। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कि क्या आंसर दिया गया है। ठीक है, पेशेंट डॉट आई एल ओ सी 0,2, ये 0 और 1 है तो कॉमा 2 का सवाल नहीं है। प्रिंट पेशेंट डॉट आई एल ओ सी 0,1, तो 0,1 में केवल 0 थ्रो आएगी। पेशेंट डॉट एल ओ सी 0,2, तो अगर आप यहाँ पर एल ओ सी का इस्तेमाल करेंगे और 0,2, तो 0 और 2, 0 1 2 3 आ जाएंगे। एल ओ सी यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग इंडेक्स टिल एंडिंग इंडेक्स रेंज दी हुई है, कॉलन लगा हुआ है। सी पार्ट इज रॉन्ग। डी पार्ट पेशेंट डॉट आई एल ओ सी 0,2, आई एल ओ सी जो है वो एंडिंग इंडेक्स से एक कम तक डिस्प्ले करता है, यानी कि 0 और 1 डिस्प्ले होने वाली है, 2 नहीं इन्वॉल्व होगा। दैट मीन्स मेरा डी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही है इस केस में, राइट। ये आपका सही आंसर है, डी पार्ट। ये तीनों आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल हेड नीड्स टू ऐड वन मोर रो बेड नंबर, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। एक और बेड नंबर नाम का कॉलम जोड़ना है इसमें, यहाँ साइड में। तो वो कॉलम, न्यू कॉलम एडिशन करने की जो कमांड है वो क्या होनी चाहिए। पेशेंट डॉट बेड नंबर, डॉट लगते ही आपको कैंसिल कर देना चाहिए। डॉट जो है वो ऑपरेटर, डाटा फ्रेम का नाम, डॉट कॉलम का नाम किस लिए होता है, ये होता है किसी भी कॉलम को एक्सेस करना हो डाटा फ्रेम से तब, इफ दैट कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ऐसा हो नहीं रहा है। अब आइए यहाँ पर पेशेंट डॉट बेड नंबर, ऐसा भी नहीं हो सकता है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये भी छोड़ दीजिए। पेशेंट ऑफ बेड नंबर इक्वल टू ये लिस्ट ऑफ बेड्स, ये हो गया आपका। पेशेंट ऑफ बेड नंबर इक्वल टू एम्प्टी, इससे आपका वो कॉलम जो है वो जुड़ने वाला नहीं है। तो हमारा जो पार्ट सी है ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। Which of the following commands will delete the column row number second and fourth of the data frame permanently? यहाँ से कॉलम्स हटा दीजिए, रो नंबर सेकेंड एंड फोर्थ ये परमानेंटली डिलीट करना है। एक मिनट, जस्ट कंट्रोल जेड कीजिए, पूरा हाईलाइट हो गया, और खाली कॉलम्स आपको डिलीट करना है यहाँ से।
राइट। परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं या डेल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड और फोर्थ रो, सेकेंड रो का मतलब जिसका इंडेक्स 1 है, फोर्थ रो का मतलब जिसका इंडेक्स 3 है। तो इंडेक्स नंबर 1 और 3 का हमें डिलीट करना है, और अगर आपको उसमें मिले इन प्लेस इक्वल टू ट्रू देन ऑल्सो दैट हैज टू बी रिटन। अब इसमें से आप चेक करेंगे तो 1 2 3 चौथा एक ऐसा आ रहा है जिसमें इन प्लेस इक्वल टू ट्रू है, इसी को आसानी से देख लीजिए। एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, पेशेंट डॉट ड्रॉप 1,3 इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ऐसे आप लिख सकते हैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये रो इंडेक्सेस लेता है। एक्सिस इक्वल टू 0 होता है, रोज के लिए होता है, और ये रो इंडेक्स 1 और 3 डिलीट होने वाली हैं। दैट मीन्स रो इंडेक्स 1 का मतलब सेकेंड रो इंडेक्स 3 का मतलब फोर्थ रो आपकी डिलीट हो जाएगी, और परमानेंटली ड्यू टू इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। डी पार्ट आप देख सकते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल चेंज द कॉलम नेम एज पी नेम एंड जेंडर एज सेक्स। आपके इसमें नेम को पी नेम करना है इस वाले कॉलम को, और जेंडर वाले कॉलम को सेक्स करना है। आइए करते हैं हम लोग इसे। लेट अस सी द ऑप्शंस गिवन इन दिस क्वेश्चन। हमने इसको नो कलर किया, ए बी सी, और एक यहाँ पर डी ऑप्शन भी अवेलेबल है, राइट। तो इसमें देखिए पेशेंट डॉट रीनेम नेम ये लिस्ट के फॉर्म में है और डिक्शनरी कॉलन लग रहा है, गलत है। पेशेंट डॉट रीनेम नेम पी नेम जेंडर सेक्स, यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में कॉलम्स के नाम नहीं दिए गए, गलत हो गया। इसमें स्ट्रिंग के फॉर्म में और इसमें स्ट्रिंग, यहाँ पर इंडेक्स दे रहा है और फंक्शन होना चाहिए रीनेम। यहाँ पर एक पैरामीटर कॉलम्स इज इक्वल टू देन द लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ओल्ड कॉलम एंड न्यू कॉलम इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू फॉर परमानेंट चेंजेस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? नेम विल बी कन्वर्टेड इनटू पी नेम, जेंडर विल बी कन्वर्टेड इनटू सेक्स, it is in the form of dictionary in the parameter columns, function name is rename, another parameter in place equal to true has to be given to make this patient, I mean to update this data frame patient। otherwise अगर आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पेशेंट इज इक्वल टू पेशेंट डॉट रीनेम आगे कंटिन्यू करेंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यहाँ से हटा सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 4 पार्ट करने हैं, 4 हो गया है, ये 5वां पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड और कमांड्स विल चेंज द एज ऑफ करीम टू 35। अब इसमें देखिए कि करीम की एज 35 करनी है। करीम आपका कहाँ पर है? इन रो इंडेक्स नंबर 2 पर। एज कहाँ पर है? कॉलम इंडेक्स नंबर 1 पर। तो किसी लोकेशन पर आपको जाने के लिए या तो आप एलओसी का इस्तेमाल करें और या तो एट का इस्तेमाल करके हम लोग रो नंबर और कॉलम नंबर या स्पेसिफाई करके इस काम को किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं इसमें। सॉरी, नो कलर कर दें, ये हो गया नो कलर। अब इसमें पेशेंट डॉट एट 2,1 यहाँ से देखिए 2,1 ये हो गया आपका करीम का 2 और ये कॉलम नंबर 01। तो एक तो ये एट सही है क्या, पहली चीज आपको सोचना पड़ेगा। पेशेंट डॉट आई एट 2,1 ये इंडेक्स एट 2,1 है। पेशेंट डॉट एल ओ सी 2,0 गलत हो गया, 0th कॉलम तो आपका नेम आ जाता है। पेशेंट डॉट आई एल ओ सी 2,0 ये भी गलत है। तो आप बताइए कि कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए? पेशेंट डॉट आई एट 2,1 होना चाहिए कि पेशेंट डॉट एट 2, एज होना चाहिए? है ना, जब एट लगाएंगे तो हम 2, एज लिखेंगे, कॉलम और रो इंडेक्सेस के नाम लिखेंगे। एट में बिल्कुल एलओसी की तरह है। आई एट में इंडेक्स नंबरिंग हम लिखेंगे लाइक दिस। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। आई एट 2,1 इक्वल टू 35, और यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है।
सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही है। ठीक है, अगर ये एट लगा रहे हैं तो टू कॉमा क्या होना चाहिए, यहाँ वन की जगह एज होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलम का नेम लेगा एट और एलओसी। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके। देख लेना इसको करके, सही होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए, राइट ए प्रोग्राम टू रीड CSV फाइल वेयर सेपरेटर इज एट द रेट। ये CSV फाइल है, इसका सेपरेटर एट द रेट है। रीड ओनली टॉप 3 रोज इन द डेटा फ्रेम, ऊपर से 3 रो रीड करनी है, 101, 102, 103। गिव कॉलम हेडिंग्स, इसमें एम्प्लॉय नंबर कॉलम हेडिंग इसका दे दीजिए, ई नेम दे दीजिए, सैलरी दे दीजिए। मेक श्योर टू रीड फर्स्ट रो एज डेटा एंड नॉट एज ए कॉलम हेडर। अब फर्स्ट रो यहाँ पर कॉलम हेडिंग नहीं दी गई है, ये आपको श्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पर पहली रो को वो डाटा रीड करे, और कॉलम हेडिंग में यहाँ दे रहा हूँ। तो बताइए आप कौन कौन से पैरामीटर लगेंगे। पहले आपने इंपोर्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। अब कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। CSV फाइल की रीडिंग कर रहे हैं इसलिए रीड अंडरस्कोर CSV। और ये आप दे देंगे पाथ CSV फाइल का, बिकॉज नेम ऑफ द CSV फाइल इज नॉट मेंशन्ड हेयर, तो आप इसका कोई भी नाम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आई हैव कंसीडर्ड emp.csv। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि कंसीडर, आई कैन राइट हेयर। देखिए आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कंसीडर नेम ऑफ CSV फाइल एज emp.csv, आपने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। ठीक है, और लोकेशन देना है तो आप लोकेशन दीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन जैसे पूछा जा रहा है उसमें लोकेशन भी अगर नहीं देते तब भी सही होना था। मैंने यहाँ लोकेशन D ड्राइव में AKP फोल्डर के अंदर इसको मेंशन कर दिया। एक पैरामीटर होता है नेम्स, नेम्स से आप जो कॉलम के नाम है उनको दे सकते हैं, 1 2 3, दैट इज EMP नंबर, ई नेम एंड सैलरी। बिकॉज इसमें कोई CSV फाइल में फर्स्ट लाइन में कॉलम हेडिंग दी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ नेम्स डिफाइन कर सकते हैं। एंड रोज, कितनी रोज का डाटा उठाना है, 1 2 3, सो यू हैव गिवन 3। यहाँ पर सेपरेटर कैरेक्टर क्या है, दो डाटा आइटम्स के बीच में, दैट इज एट द रेट, इसलिए सेप इज इक्वल टू एट द रेट कर दिया मैंने। इसके बाद आप DF1 को प्रिंट करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। सो दिस इज द कोडिंग that is required for this purpose. Okay, create a series with all odd numbers from 1 to 20, print its bottom 4 rows। bottom 4 rows print करने के लिए टेल फंक्शन यूज करेंगे, और सीरीज को आप ऑड नंबर्स के लिए 1 से लेके 20 तक बना रहे हैं, 1 3 5 7 9, दो दो के अंतर पर, तो आप रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, दो दो के अंतर पर आपको ये करना है। तो हमने ये किया, import pandas as pd, s1 is equal to pd dot series। यहाँ पर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल कर लिया, फॉर x इन रेंज 1 20 2, ये आपने दे दिया, और वो x में आती जाएगी, x में एक लिस्ट बन जाएगी किसकी, 1 3 5 7 9 कहाँ तक, 18 तक। और उसमें से आप क्या करेंगे, s1 डॉट टेल 4, तो s1 डॉट टेल लिखते 4 ना लिखते तो बॉटम मोस्ट 5 रोज और 5 एलिमेंट सीरीज से देता। अभी इट विल रिटर्न s1 डॉट टेल विद इन ब्रैकेट इफ यू वी गिव एनी पैरामीटर, 4 दे रहे हैं कोई इंटीजर वैल्यू, तो दैट मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस सीरीज विल बी डिस्प्लेड बैक। तो ये आपका आंसर हो गया, ये कोडिंग हो गई। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट डज द फॉलोइंग कोड, why does the following code cause error, rewrite the code by underlining the correction। import pandas में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा आप मत सोचिए कि pandas एज pd ही होना चाहिए, एज के बाद जो भी लिख रहे हैं वो एलियस है, टेम्पोररी नेम है pandas लाइब्रेरी का, उसी का यूज हम बाकी कमेंट्स में जहां pandas लिखना होता वहां मैं pd यूज करूंगा। इफ आई हैव डिफाइंड pandas एज pd, if I have not defined pandas as pd or p,
तो मैं जहाँ पर पीडी लिखना है या जहाँ पर पैंडाज, उसे कंप्लीट पैंडाज ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सीरीज का एस कैपिटल होना चाहिए, पहली एरर ये है। रेंज के बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस लगना चाहिए, इधर को लेफ्ट पैरेंथेसिस 1,15,5 इंडेक्स इक्वल टू ABCD। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 से 15 तक क्रिएट करने में ये 5 इंडेक्स दे रहा है, वहाँ ABCDE, ये पांचों इंडेक्स लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 अलग अलग इंडेक्स बन जाएंगे। तो 1 से 15 तक 5 के डिफरेंस पर क्या ये 5 वैल्यू होती है? 1 5 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाता है? 16। तो बियॉन्ड चला गया। तो 1 6 और 11, ये तीन वैल्यूज यहाँ से क्रिएट हो रही हैं ए रेंज में, और यहाँ इंडेक्स आपको दिया जा रहा है 5। तो ये एक गलती है, यहाँ पर ABC ही होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर जो प्रिंटिंग कर रहे हो, AB इकट्ठा नहीं लिखोगे, प्रिंटिंग में प्रिंट S1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में फिर एक लिस्ट देंगे, A डबल कोट या सिंगल कोट में, कॉमा डबल या सिंगल कोट में B, और फिर से लिस्ट बंद करेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद होगा S1 का, और प्रिंट का पैरेंथेसिस बंद होगा। आप इस प्रोग्राम को पूरा यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। देन यू विल सी व्हाट इज टू बी डन। सीरीज शुड बी रिटन एज सीरीज, एस कैपिटल होना चाहिए इसका। मैं इसे रेड कर देता हूँ, ठीक है। आफ्टर रेंज देयर शुड बी दिस वन, ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए। इन प्लेस ऑफ दिस देयर शुड बी लिस्ट ABC, ये होना चाहिए था, लिस्ट ABC। और जहां पर आप प्रिंट S1 ऑफ AB लिख रहे हैं, यहां पर होना चाहिए था प्रिंट दिस थिंग, राइट। और ये पूरा प्रोग्राम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है, लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर करेक्शन करके जहां जहां करेक्शन है वहां देखिए अंडरलाइन की गई है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर की गई है और यहाँ पर की गई है, ABC रखा गया है। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 12। S1 और S2 सीरीज दी हुई है। S1 के एलिमेंट्स ये हैं ABCD, और S2 के एलिमेंट्स हैं ABDF। हमें पता क्या करना है, इसका आउटपुट निकालना है S1:2 मल्टीप्लाइड बाई 100। S1:2 का आंसर क्या आएगा? पहले देखिए, S1:2 का मतलब 0 1 इंडेक्स। इंडेक्स नंबर 0 1 मीन्स हो गया आपका, ये 0 हो गया इंडेक्स और ये 1 हो गया। दैट मीन्स ये इतना पोर्शन यहाँ से निकला, A39 B41, राइट। अब इसको क्या कर रहा है? 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सीरीज सपोर्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस, दैट इज वाई 39 इंटू 100 3900। देन B आ जाएगा, B के सामने 4100 आना चाहिए। दैट मीन्स आपका आंसर कुछ इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली S1 इंटू S2 आप करेंगे जब, तो जो मैचिंग इंडेक्सेस होते हैं उनका प्रोडक्ट निकल आएगा, वो ऑपरेट हो जाएंगे। जो नॉन मैचिंग है उनके साथ 9 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ A39, इधर भी A10 है, तो 39 इंटू 10 कितना हो जाएगा? आप खुद सोचिए, 390 हो जाएगा। B41 और B10 मल्टीप्लाई होगा तो 410 हो जाएगा। C42, यहाँ C नहीं है तो C के सामने 9 आ जाएगा। D44 मल्टीप्लाइड बाई D10 440 हो जाएगा। यहाँ पर F है लेकिन यहाँ पर F नहीं है, तो F के सामने 9 आ जाएगा। अब आप इसका आंसर यहाँ से करेक्टली देख सकते हैं। द सेम आंसर यू हैव डिस्कस्ड। यहाँ 390 410, C के एक सीरीज में C है, दूसरे में नहीं है, तो मैचिंग इंडेक्स नहीं है, इसलिए 9। यहाँ F एक सीरीज में सेकंड सीरीज में है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, इसलिए F के सामने भी 9। D में था, दोनों में, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया गया। तो ठीक है, बच्चे जो है ज़्यादातर ये करते हैं कि जो ये कैलकुलेट हो रही वैल्यू उसको दे दिए, 9 वाला दिया ही नहीं, भूल गए, तो आंसर गलत हो जाता है। 13th क्वेश्चन, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 से लेके n तक सभी ऑड नंबर्स की सीरीज बनाइए। फ्रॉम दिस लिस्ट क्रिएट अ सीरीज। अच्छा, इससे लिस्ट बनाइए, फिर उससे एक सीरीज बनाओ, सीरीज का 3 टाइम्स हर एलिमेंट्स का करना है। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए। सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद आप n को इनपुट करा दो। यहाँ पर n इनपुट नहीं कराया गया है। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n,
कॉलन लगा दिया, ये स्टेटमेंट कंप्लीट कर दिया। अब लिस्ट वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एक्स फॉर एक्स इन रेंज 1 to n+1, एक से लेके n+1 तक दो दो इंक्रीज करते हुए। तो क्या हो गया, ऑड नंबर्स हो जाएंगे, 1 + 2 3 + 2 5 प्लस, ऐसा करते चले जाएंगे, n तक जाना है इसलिए n+1 यहाँ करना पड़ेगा। इससे एक आपके पास लिस्ट जनरेट हो जाएगी, और उस लिस्ट को पास किया, सीरीज बन गई S1, और S1 का 3 टाइम्स प्रिंट किया, यहाँ प्रिंट का p स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इस तरह से इतना कोड आप लिखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स फॉर दैट। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द नेस्टेड लिस्ट। ये आपकी एक नेस्टेड लिस्ट दी हुई है, इसमें 2 एलिमेंट है, यहाँ 1 एलिमेंट है, और यहाँ 4 एलिमेंट है। राइट ए पाइथन कोड फॉर द फॉलोइंग, क्रिएट ए डेटा फ्रेम एंड डिस्प्ले इट, नोटिस द 9 वैल्यूज इन इट। ठीक है, इंपोर्ट पैंडास एज पीडी करना है, और ये नेस्टेड लिस्ट डाटा फ्रेम फंक्शन को पास ऑन कर देना है। नेस्टेड लिस्ट हो गई ये आपने जो यहाँ पर है, दिस इज नेस्टेड लिस्ट, एन लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया गया। df1 इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर एन लिस्ट पास कर दिया गया, योर डेटा फ्रेम इज नाउ क्रिएटेड। डिस्प्ले भी करना है, आप यहाँ पर प्रिंट फंक्शन लगा दीजिए, प्रिंट df1। प्रिंट पूरा आपका कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ऑलराइट, इसमें मैं एक गैप कर देता हूँ एंड हाईलाइट विद येलो कलर। राइट कंप्लीट पाइथन स्टेटमेंट टू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज विद इट। इसमें मिसिंग वैल्यूज आएंगी, पहली रो जो होगी इसकी 25 23 और 25 होगी। फर्स्ट रो विल लुक समथिंग लाइक दिस, 23 एंड 25। इसके बाद मैक्सिमम 4 एलिमेंट हैं, तो 4 एलिमेंट कैसे आने चाहिए, यहाँ पर 9 और 9 हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए, यहाँ पर 9 हो जाए। इसका कोड मैं आपको पाइथन में कॉपी करके दिखा देता हूँ, तो इट विल बी मच मोर क्लियर। ठीक है, ये आपको पाइथन में ये कोड में आपका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+C, हैव रिटन। सॉरी, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद आपका कोड था क्या, एंड लिस्ट, ये चलिए यहाँ पर पेस्ट कर दिया, एंटर। इससे एक डाटा फ्रेम बनाता हूँ, सपोज df इज इक्वल टू pd डॉट फ्रेम, फ्रेम का f कैपिटल रिमेंबर, एंड देन पास एन लिस्ट। ये पास कर दिया मैंने। df देखिए क्या आ रहा है, सॉरी df देख रहे हैं आप, 23 हो गया, 25 9 9 34 ऑल 9 देन 43 4, ये सारा आ गया। अब कहता है इसको आप 0 से रिप्लेस करो। चलो भाई 0 से रिप्लेस कर दो जहाँ 9 है। उसके लिए क्या होता है, df डॉट फिल na, एक फंक्शन आपने पढ़ा होगा, फिल na ब्रैकेट में मैंने 0 कर दिया। तो अब आप देखिए क्या हो गया आपका डाटा फ्रेम df। अब इसको किसी दूसरे डाटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हो। और df आपका कैसा है, df अभी उसी तरह का है, ये चेंज नहीं हुआ है। df डॉट फिल na मैंने केवल जहाँ पर nan था वहाँ पर 0 0 आ गया, आप देख रहे हैं। सिमिलरली अगला ये क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ये आप हाईलाइट करेंगे तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। राइट कंप्लीट पाइथन स्टेटमेंट टू रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज विद -1 -2 -3 फॉर कॉलम्स 0 1 2 3 4। df में जो कॉलम पहला है अगर उसमें कहीं 9 है तो -1 हो जाए, 1 वाले कॉलम में -2 हो जाए। तो ये चीज़ आपको अगर मैं पाइथन में दिखाऊं, तो मेरा df तो सामने दिख रहा है, तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा, df डॉट फिल na, और ब्रैकेट में आप जाएंगे किसके, डिक्शनरी के फॉर्म में। जो 0 वाला कॉलम है उसमें -1 आना चाहिए, जो 1 वाला कॉलम है उसमें -2 आना चाहिए।
कॉलम 3 जो है उसके अंदर -2 आना चाहिए, -1 -2 -3, सॉरी ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 में हेयर शुड बी -3, कॉमा कॉलम नंबर 3 में जिसका इंडेक्स नंबर 3 है उसके अंदर आना चाहिए -4, करली ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज, और फिल एन का आपने ब्रैकेट कंप्लीट किया। नाउ यू कैन सी फर्स्ट वाले कॉलम में तो कुछ था नहीं, तो -1 आने का सवाल नहीं है। सेकंड कॉलम यहाँ से देखिए, ये देखिए 1 में -2, तो यहाँ देखिए यहाँ पर NaN था, यहाँ NaN था, उसकी जगह -2 हो गया। हियर थर्ड कॉलम देखिए जिसका इंडेक्स 2 है, उसमें -3 -3 NaN की जगह पर आ गया। सिमिलरली यहाँ पर -4 और -4 आ गया, लाइक दिस। तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आंसर आपका ये रिवील होता है, ठीक है। Write complete Python statement to replace missing values by copying the value from the above adjacent cell. ऊपर वाली सेल से आपको वैल्यू कॉपी करना है, जैसे कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो 25.0 इसमें भी आ जाए। अब यहाँ पर क्या आएगी ऊपर वाले में, नैन में हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए फंक्शन होता है df डॉट फिल एन ए, ब्रैकेट में आता है मेथड इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में FFILL एफ फिल, एंटर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अबव एडजेसेंट सेल, जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ऊपर वाली, वो 9 को रिप्लेस करता है। यहाँ पर कुछ था ही नहीं, नहीं तो ये यहाँ भी वही आ जाता है, यहाँ कुछ था ही नहीं तो यहाँ आ जाता। देखिए यहाँ पर 9 का 9 रह गया। अबव एडजेसेंट सेल, ऊपर वाली जो सेल है इसकी वैल्यू नीचे वाले में कॉपी हो जाती है एडजेसेंट, यहाँ वाली वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी। जैसे यहाँ 25 था, यहाँ 9 था, तो इसमें 9 में 25 कॉपी हो गया। अगर यहाँ भी 9 होता तो यहाँ भी 25 आ जाता, ठीक है। तो दैट इज एफ फिल। यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू एफ फिल, फिल एन ए फंक्शन में यूज करके हम लोग एडजेसेंट द वैल्यू रिटन इन द अबव एडजेसेंट सेल विल बी कॉपीड इन बिलो वेयर इट इज डिस्प्लेइंग 9। तो ये आपका फिल एन ए फंक्शन हो जाता है। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया था। कंसीडर टू डेटा फ्रेम DF1 एंड DF2। यहाँ पर दो डेटा फ्रेम्स हैं DF1 और DF2, इसे आप देख सकते हैं। राइट कोड टू परफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन मर्ज ऑपरेशन ऑन टू डेटा फ्रेम DF1 एंड DF2। DF1 और DF2 में दो मर्ज ऑपरेशन करने आपको किसके किसके बीच में, DF1 और DF2 के बीच में चाहिए। अब इसको करने के लिए हमें ये कंसीडर कीजिए DF1 और DF2 पहले से ही बना हुआ है, तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप इसमें मर्ज फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे यहाँ से मैं आपको शो कर देता हूँ। ये आउटपुट आएगा, ये कहता है कि आउटपुट भी बताओ क्या आउटपुट आएगा। पहले तो फंक्शन देख लो, pd डॉट मर्ज DF1 DF2 ऑन, एक पैरामीटर होगा ऑन, कौन सा कॉलम, जो कॉमन कॉलम है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ भी है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ भी है। इसके बेसिस पे एक तरह से ये ज्वाइन है, समझ लो MySQL का ज्वाइन जिसने किया होगा उसे अच्छी तरह समझ में आएगा, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स। हाउ इज इक्वल टू लेफ्ट, ये लेफ्ट ज्वाइन है वहाँ का। तो लेफ्ट ज्वाइन में आपका क्या हो जाएगा, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में DF1 टेबल है, आपको दिख रहा ना DF1 डेटा फ्रेम, ये लेफ्ट में है, DF2 राइट हैंड साइड में। तो DF1 के हिसाब से सारी रोज आएंगी, यानी कि 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ये सारा डिस्प्ले होने वाला है आपके रिजल्ट में। और करेस्पॉन्डिंग इसकी जो वैल्यूज है, जैसे डिपार्टमेंट नंबर 10 है, क्योंकि ऑन डिपार्टमेंट नंबर लिख रखा है आपने, कॉमन कॉलम जिसके ऊपर ज्वाइनिंग कर रहे हो, मर्जिंग कर रहे हो, तो डिपार्टमेंट नंबर जो कॉमन होगा वो तो डिस्प्ले करेगा। जैसे 10 इसमें भी तो अकाउंट्स आ जाएगा, यहाँ पर किसके अगेंस्ट आएगा, अकाउंट्स, 10 के अगेंस्ट यहाँ अकाउंट्स आ जाएगा, 20 के अगेंस्ट क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। अब 50-60 इसमें है नहीं और 50-60 यहाँ पर नहीं है, तो 50 के सामने डिपार्टमेंट नेम क्या आ जाएगा, 9, 60 के सामने डिपार्टमेंट का नाम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। और ये जो आपका डिपार्टमेंट नंबर ये आपका एक बार डिस्प्ले होगा, और ये किसके हिसाब से, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका ये डाटा फ्रेम है इसके हिसाब से ऑल रूल्स विल बी मेंशन्ड इन द रिजल्ट, बट the corresponding values from the right hand side data frame will be there, against rest of the values there will be 9। तो इसका आप आउटपुट देखेंगे तो ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ से देख लीजिए, डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 50, 60 डिपार्टमेंट नंबर पर ज्वाइनिंग थी,
तो 10 20 50 60 क्यों आया भाई, लेफ्ट में ये DF1 है मेरा, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। आप अपना हाथ उठाएंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट वाला DF1 के हिसाब से सारा डाटा आ रहा है, देखिए 10 20 50 60 ऑन कॉमन कॉलम, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। और यहाँ पर जो दूसरे वाले में से उठा रहा है वो डी नेम उठा रहा है, किसके अगेंस्ट डी नेम उठाया, 10 के अगेंस्ट क्या है, अकाउंट्स, अकाउंट्स आ गया। 20 के अगेंस्ट क्या है, सेल्स आ गया। 50 तो इसमें है नहीं, इसलिए 50 के अगेंस्ट नैन आ गया। 60 यहाँ पर है, इसका तो हमें सारा लाना है, तो 60 आपका पूरा यहाँ कंप्लीट आ रहा है रिकॉर्ड, बट यहाँ पर इसका जो डी नेम है यहाँ एब्सेंट है, इसलिए यहाँ पर नैन आ गया। सो दिस इज योर लेफ्ट ज्वाइन, आपने मर्ज किया बट इट इज टाइप ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन आपका इनर, आउटर ज्वाइन और इनर ज्वाइन आपका जो है कहाँ पर होता है, ये MySQL में आपको पढ़ाया गया है CS के स्टूडेंट्स को, और IP स्टूडेंट्स के सिलेबस से वो रिमूव्ड है। नेक्स्ट देखिए इसका राइट ज्वाइन देख लीजिए, इसी का राइट ज्वाइन क्या है भाई, कैसे करोगे, इसे मैं रेड कर देता हूँ आउटपुट। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, DF1 कॉमा DF2 ऑन डिपार्टमेंट नंबर कॉमन कॉलम, वही हाउ इक्वल टू राइट करेंगे। राइट करने का मतलब ये राइट साइड में ये डेटा फ्रेम है आपका, कौन सा, DF2। तो DF2 के अकॉर्डिंग सारा डाटा रहने वाला है, और करस्पॉन्डिंग डाटा कहाँ से रहेगा, DF1 से रहेगा। तो यानी 10 20 30 तीनों आएंगे इसमें, और लेकिन यहाँ पर 10 20 वाला ही आएगा, 50 60 वाला नहीं आएगा, और 30 के अगेंस्ट नयन आना चाहिए। अब आप यहाँ से आउटपुट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए 10 20 बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर आ रहे हैं यहाँ से, जैसे आपका आ रहा था, डिपार्टमेंट नेम भी यहाँ पर जुड़ गया है। लेकिन 30 जो है इसके अगेंस्ट एम्प्लॉय नंबर कोई नहीं है, एम्प्लॉय नेम कहीं नहीं है, सैलरी नैन, और डिपार्टमेंट नेम HRD था। आप देखें इसके अकॉर्डिंग मेरा 10 भी आ रहा है अकाउंट्स, 20 सेल्स और 30 HRD भी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर 10 अकाउंट्स, 20 सेल्स, 30 HRD। अब 10 में कौन एम्प्लॉय था, 101 स्कॉट 76,000, 101 स्कॉट 76,000 इसका आ रहा है, और डिपार्टमेंट नेम अकाउंट्स हो गया, सिमिलरली इसका सेल्स हो गया। बट 30 एम्प्लॉय नंबर, आई मीन डिपार्टमेंट नंबर 30 was not found in the left hand side data frame, that is DF1. That is why against 30 there is no employee, nan, there is no employee name, nan, there is a no salary, that is why nan, but department name in the right hand side is HRD, that is why HRD is being displayed over here. So this is the result of this PD dot merge DF1 comma DF2 on department number comma how equal to right. I think you have got this left ज्वाइन और मर्ज ऑपरेशन एंड राइट, इसको हम ज्वाइन कह सकते हैं एक तरह से, या मर्जिंग कह सकते हैं, इसे मर्जिंग कहेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग मर्ज फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन भी है, हालांकि उसका डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करूँगा, उसके लिए स्पेशल वीडियो जब मैं डाटा फ्रेम पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने ज्वाइन भी डिस्कस किया है, मर्ज भी डिस्कस किया है, कॉन्कैट भी डिस्कस किया है, उसे आप जा करके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। नाउ गिवन ए डेटा फ्रेम नेमली फ्रूट्स इज गिवन बिलो, ये आपका एक फ्रूट्स डेटा फ्रेम है, इसके बेसिस पर आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक एक का जवाब मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सो एड वन कॉलम नेम्ड एक्सपोर्ट टू विद वैल्यूज दिस 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 दिस, तो एक नया कॉलम एक्सपोर्ट टू करके ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं, और असाइन फंक्शन का यूज करना है। तो असाइन फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, मान लीजिए इसका नाम फ्रूट्स नाम का डेटा फ्रेम है, फ्रूट्स डॉट असाइन ब्रैकेट में एक्सपोर्ट टू जब आप लिखेंगे तो असाइन फंक्शन में ये डबल कोट या सिंगल कोट में कॉलम का नाम नहीं लिखा जाता जो आप ऐड करने जा रहे हैं, और बस यही एक स्पेशलिटी है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ इसे, फ्रूट्स डॉट असाइन एक्सपोर्ट टू डायरेक्ट लिखा हुआ, सिंगल कोट में नहीं है, डबल कोट में नहीं है, स्ट्रिंग की तरह नहीं है, इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। कितने कॉलम है यहाँ पर, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर दें, सॉरी ये पूरा कॉलम की वैल्यू कितनी रो है उतनी वैल्यू होनी चाहिए मैचिंग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं, ये 5 वैल्यूज यहाँ पर दी गई है। एड वन मोर रो इन ऑल एबव कॉलम्स, मैंगो एक रो ऐड करनी है, तो रो के लिए आप जानते हैं डॉट LOC लगाया जाता है, और ये जो मैंगो आ रहा है आपका, इसका मतलब क्या है कि जैसे ये एप्पल है एप्पल है, पियर है लाइम है, यहाँ पर मैंगो होना चाहिए, जो कि ये क्या है, इंडेक्स है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मैंगो इंडेक्स है, 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3, और एक एक्सपोर्ट टू आपने जोड़ दिया है कॉलम, तो वो डेली हो गया यहाँ पर। तो इसके लिए मैं
सिंपली फ्रूट्स डॉट LOC, मैंगो मैंने इंडेक्स ले लिया, बाकी सारी वैल्यूज लिस्ट के फॉर्म में यहाँ ऐड कर दी। लिस्ट ओनली दोज रूल्स विद लेबल्स एप्पल एंड पियर यूजिंग LOC का यूज करके एप्पल और पियर वाला जो भी है उसे हमें रिट्रीव करना है, प्रिंट करना है। तो एप्पल यहाँ से लेकर के यहाँ तक पियर तक है, तो यहाँ से आप LOC यूज कर सकते हो। देखिए LOC का इस्तेमाल कैसे किया गया है। डाटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर लिस्ट के फॉर्म में भी उसमें रेंज भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया गया है, एप्पल कॉमा पियर, लिस्ट के फॉर्म में एप्पल और पियर दी गई है। हालांकि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसे रेंज के फॉर्म में भी, रेंज के फॉर्म में आप देंगे, क्योंकि एप्पल से पियर तक कई वो हैं वैल्यूज हैं, तो इसे आप रेंज के फॉर्म में दें तो दैट्स बेटर। देखिए एप्पल से लेकर के पियर तक, यहाँ तक 4 वैल्यूज हो गई। अगर एक एक इंडिविजुअल होता तो मैं लिख देता एप्पल कॉमा पियर, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के फॉर्म में देता, और लास्ट में यहाँ पर है ऑल कॉलम्स के लिए मैंने यहाँ पर कॉलन लगा दिया है, और ये एक रेंज है एप्पल से लेके पियर तक। दैट मीन्स ये वाली रेंज आपकी यहाँ तक कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, तो ये रो के लिए होता है पहला, और उसके बाद कॉमा के बाद जो आप दे रहे हैं ये वैल्यू, ये कॉलम्स के लिए है। स्टार आप कॉलन लगा रहे हैं, दैट मीन्स ऑल कॉलम्स। ठीक है, तो दिस शुड बी द कमांड। फाइंड ऑल द रोज विद लेबल्स एप्पल यूजिंग ILOC एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम, सारे कॉलम डिस्प्ले करना है, यानी कि कॉलम के लिए हम ये कॉलन लगाएंगे कितने सारे कॉलम के लिए, और केवल जिस पर एप्पल लगा है वो लेबल, उसे ILOC से, तो ILOC में तो इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एप्पल के लिए इंडेक्स नंबर 0 है और 1 है, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा डाटा फ्रेम का नाम फ्रूट्स डॉट ILOC, और ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, 0 और 1 दोनों डिस्प्ले करना है, इसलिए 0:2 लिख सकते हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी ILOC 0:2, तो 0 और 1 डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ILOC में आप जानते हैं एंडिंग इंडेक्स से एक लेस होता है जहां तक आपका डिस्प्ले होना। दैट मीन्स 0 1, 0 मीन्स ये और 1 मीन्स सेकेंड वन, एंड बोथ आर एप्पल ओवर देयर। ई पार्ट देगा, डिस्प्ले कलर एंड काउंट ऑफ दोज फ्रूट्स whose कलर इज ग्रीन एंड प्राइस इज, ये कंडीशनल क्वेरी है, और कंडीशनल क्वेरी के लिए हम LOC का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रिंट फ्रूट्स डॉट LOC, और यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं फ्रूट्स डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। हर इंडिविजुअल कंडीशन को LOC के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में किस में लिखना है, पैरेंथेसिस में लिखना है, और बीच में एंड या और ऑपरेटर लगाएंगे, ये पैंडास का एंड ऑपरेटर है, और ये नमपाई में भी यही एंड ऑपरेटर चलता है। यहाँ दूसरी कंडीशन हो गई पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा करके, आपको अगर सारे कॉलम डिस्प्ले करना है तो कॉमा लगा के ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अदरवाइज कॉमा लगा करके यू कैन राइट द लिस्ट ऑफ कॉलम्स विच इज टू बी डिस्प्लेड। ठीक है, सो फॉर दीज कंडीशंस दीज टू कॉलम्स कलर एंड काउंट आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड फ्रॉम द डेटा फ्रेम। यहाँ देखिए कलर और काउंट 2 कॉलम है, दीज टू कॉलम्स आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड इफ color is green and price is greater than 100. Okay, I think you have got it. Replace the content of index lime with values this and this, यानी कि जो लाइम वाला कंटेंट है ग्रीन 99 और 70, इसकी जगह कुछ और आ जाना चाहिए। क्या, ग्रीन की जगह येलो आ जाए, 100 और 90, और ये एक्सपोर्ट टू एक नया कॉलम जोड़ा था। तो आप इसको कैसे करेंगे, LOC से आप इसे भी कर सकते हैं। फ्रूट्स डॉट LOC, लाइम इंडेक्स दे दिया, इक्वल टू इसकी सारी वैल्यूज दे दी, जितने कॉलम है उतनी काउंटेड वैल्यूज देना है, अदरवाइज एरर हो जाएगी, तो ये आपका उस पर ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि लाइम रो इज ऑलवेज देयर, इंडेक्स लाइम इज ऑलरेडी देयर, इसलिए इसी के पर जा करके ये ओवरराइटिंग हो जाएगी वैल्यूज। रीनेम द कॉलम कलर काउंट प्राइस एक्सपोर्ट टू विद रंग नंबर कॉस्ट एंड टू सेंट, यानी कि कलर को रिप्लेस करना है रंग से, काउंट का नाम चेंज करना है नंबर, प्राइस का नाम चेंज करना है कॉस्ट, एक्सपोर्ट टू का नाम चेंज करना है टू सेंड। तो इसे हम रीनेम फंक्शन से करेंगे, डिक्शनरी के फॉर्म में देंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, सी फ्रूट्स डॉट रीनेम कॉलम्स इक्वल टू कलर इक्वल कॉलन रंग, काउंट कॉलन नंबर, प्राइस कॉलन कॉस्ट, एक्सपोर्ट टू कॉलन टू सेंड। ये डिक्शनरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, डिक्शनरी के फॉर्म में कॉलम्स पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने से डाटा फ्रेम फ्रूट्स जो है ये अपडेट हो जाएगा with the latest name of columns, that is rung, number, cost and to send.
अगला क्वेश्चन है डिलीट कॉलम रंग एंड नंबर टुगेदर। रंग और नंबर मल्टीपल कॉलम डिलीशन आपको मैंने पढ़ाया था। आप क्या करेंगे, फ्रूट्स डॉट ड्रॉप और लिस्ट ऑफ टू कॉलम्स, रंग और नंबर की लिस्ट दे देंगे, कॉमा, क्योंकि ये कॉलम्स हैं इसलिए एक्सिस इक्वल टू 1 देंगे, और परमानेंट करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू दे सकते हैं, टेम्पोररी है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू इग्नोर कर सकते हो, ये वाला पैरामीटर इग्नोर कर सकते हो अगर ये टेम्पोररी डिलीशन है। बिकॉज रंग एंड नंबर इज ए कॉलम नेम्स, तो कॉलम के लिए एक्सिस इक्वल टू 1, अगर ये रो होती तो रो के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 लिखते, और रो बाय डिफॉल्ट होता है तो एक्सिस इक्वल टू 0 स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, दैट इज बाय डिफॉल्ट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम दो कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो ये कॉलम्स की लिस्ट इंडिविजुअल कॉमा से सेपरेट करके दी जाएगी। एक्सिस इक्वल टू 1 बताओगे बिकॉज वी आर डिलीटिंग कॉलम नॉट रोज, रोज होती तो एक्सिस इक्वल टू 0। अगर आप परमानेंट डिलीशन करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, अदरवाइज इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। So this will delete rung and number two columns permanently from the data frame. Another last question is change the index value as app in place of apple app in place of pear pp हो गया, और lime हो गया, mango की जगह man हो गया। तो आप इसका इंडेक्स पैरामीटर, इंडेक्स एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हो, क्योंकि सभी कॉलम्स के नाम बदलने हो तो इंडेक्स एट्रीब्यूट ले लिया करो, और कुछ इंडिविजुअल कॉलम्स के नाम बदलने तो रीनेम फंक्शन ले लिया करो, एज पर माई व्यू। लेकिन आप दोनों काम दोनों फंक्शन, इससे इंडेक्स से सारे कॉलम चेंज किए जा सकते हैं, कॉलम्स के नाम, ठीक है। इंडेक्स के लेबल और कॉलम के लेबल किससे बदले जा सकते हैं, कॉलम्स इज इक्वल टू यहाँ करके डिक्शनरी के फॉर्म में लिखोगे तो कॉलम के लेबल चेंज कर सकते हो, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू डिक्शनरी के फॉर्म में लिखेंगे तो इंडेक्स के लेबल चेंज कर सकते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कॉमन है। लेकिन यहाँ पर डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स अट्रीब्यूट यूज करेंगे तो सारे अट्रीब्यूट आपको बदलने पड़ेंगे, रीनेम में जरूरी नहीं है कि सारे बदलने पड़े, ये डिफरेंस है। डाटा फ्रेम नॉट डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू करके लिस्ट ऑफ कॉलम्स देंगे, वो सभी कॉलम्स की हेडिंग चेंज होगी, ना कि इंडिविजुअल की, एक की, दो की, तीन की, चार की। उसको करना है तो रीनेम में आपको कॉलम्स यूज करना पड़ेगा। अगर इंडेक्स के लेवल्स चेंज करने हैं तो फ्रूट्स डॉट रीनेम में आपको इंडेक्स नाम का पैरामीटर लेकर के डिक्शनरी के फॉर्म में देना होगा, अगर कुछ इंडिविजुअल रोज के इंडेक्स चेंज करने हैं, इंडेक्स लेबल्स चेंज करने हैं, उनके नाम चेंज करने हैं तो। अदरवाइज इंडेक्स एट्रीब्यूट इज ओके टू चेंज ऑल द इंडेक्सेस ऑफ द डेटा फ्रेम, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स करके सारे इंडेक्सेस पर ओवरराइट करना है तो आप ये कर सकते हैं। इंडेक्स फ्रूट्स डॉट कॉलम्स करके सारे कॉलम्स में ओवरराइटिंग करनी है सेम सीक्वेंस में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंट सीक्वेंस में करना है तो कॉलम्स इज इक्वल टू, है ना, कॉलम्स की हेडिंग आप चेंज करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्सेस की हेडिंग चेंज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे रीनेम। इसे आप दोनों करके देख लीजिएगा। इस तरह से ये मैंने यूनिट टेस्ट का ये पेपर सॉल्व कर दिया, और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं। इस तरह से आप अपनी बुक से जो एक्सरसाइजेज हैं, जो कहीं आपको वर्कशीट मिलती है तो उसे हमेशा अपना सॉल्व करते रहिए, और तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। पैंडास सीरीज और डेटा फ्रेम को थॉरोली करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे चैनल पर सीरीज और डेटा फ्रेम से रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट, एक्सरसाइजेज और पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको आप जा करके देखते रहिए, समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए, सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन्हीं शब्दों के लिए आप, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।